हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात कर रहे थे, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो कार्य की धारणा थी, उष्मागतिकी में जो कार्य की धारणा थी उसके बारे में बात कर रहे थे। और उसमें से हम लोग जो प्रसार के द्वारा कार्य किया जाता है उसका मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर चुके थे। और जो अपना संपीड़न का कार्य होता है उसका मान किस तरीके से निकालते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं अधिकतम कार्य के बारे में और न्यूनतम कार्य के बारे में तथा उनकी उत्क्रमणीयता के बारे में बात करेंगे कि भाई जब प्रसार होता है तो अधिकतम कार्य होता है कि न्यूनतम कार्य होता है, संपीड़न होता है तो कितना कार्य होता है, अधिकतम या मिनिमम, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी। तो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो प्रसार होता है, जो गैसों में प्रसार होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि जो प्रसार जो होता है वो हमेशा जो बाह्य बल होता है, जो परिवेश का जो तंत्र पर जो दाब लगता है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब उन दोनों का दाब अगर बराबर होगा तो क्या होगा, हमारे पास साम्य अवस्था में रहेंगे। जब हम क्या करते हैं कि तंत्र के दाब को क्या कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। देखो क्या है, जैसे हमारे पास तंत्र का दाब तो क्या था, हमारे पास P था, और हमारे पास जो प्रवेश का दाब था वो क्या था, PA था। ठीक है, क्या था, PA था। जब ये दोनों आपस में बराबर कंडीशन में होते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है साम्य अवस्था की, साम्य अवस्था की कंडीशन होती है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, डेल्टा V बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब हम क्या करते हैं, जो अपना गैस का जो दाब है, ठीक है, जो तंत्र का दाब है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, किसकी तुलना में, प्रवेश की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो गैस में क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। तो ये कार्य कौन सा हो रहा था, प्रसार कार्य हो रहा था। इसका मतलब क्या था, जो V2 था हमारा वो ज्यादा था किससे, V1 से ज्यादा था। ठीक है, V2 ज्यादा था V1 से। और अगर इन दोनों का अंतर हम लोग देख रहे तो वो क्या रहा था, डेल्टा V देख रहे तो वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, प्रसार की स्थिति में क्योंकि V2 ज्यादा होता है V1 से तो उनका मान कितना आता है, अगर दोनों का अंतर देखें तो क्या आता है, वो धनात्मक आता है। चलो, एक कंडीशन हमारे पास क्या हो कि हमारा जो तंत्र का दाब है उसको क्या कर दिया जाए, जो अपना वो तो कम हो जाए और अपना जो क्या है प्रवेश का दाब है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो गैस है उसमें क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। तो ऐसा में कौन सा होता है, संपीड़न कार्य होता है। ठीक है, संपीड़न होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि जो अपना V1 जो पहले का जो आयतन होता है उसमें जब दाब लगाते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो V1 है वो ज्यादा होता है और जो V2 होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर इन दोनों का अंतर देखें, क्या देखें, अंतर देखें तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब कि V2 माइनस V1 करें ना अगर इस स्थिति में तो क्या आता है, वो नेगेटिव आता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि भाई अधिकतम कार्य कब होगा, न्यूनतम कार्य कब होगा। ये बात तो होती है उनके बारे में कि साम्यावस्था कब होती है, प्रसार कब होता है और संपीड़न कब होता है, उनके बारे में बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, जो अपना प्रवेश का दाब था, जो बाह्यतम दाब था, उसमें अगर हम हल्का सा सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो भी हमारे पास क्या नजर आ रहा था, कार्य नजर आ रहा था। तो आपको मैंने देखो, जब मैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय आपको जब प्रक्रम बता रहा था, स्थितियां बता रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि उसमें यही हो रहा था कि अगर हम हल्का सा परिवर्तन करते हैं तो हमें क्या होता है, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। क्या होता है, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। और उसी के बारे में बात करेंगे और उसी से क्या हमें उत्क्रमणीयता भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, उत्क्रमणीयता भी मिल जाती है। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए टॉपिक है, ये तो पिछला जो वीडियो बनाया था उसी के आधार पर था, जो मैंने आपको बता दिया बेसिक थोड़ा सा। आप देख लीजिए अपना जो टॉपिक आज का वो देख लीजिए, वो है अधिकतम कार्य, अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता। देखो उत्क्रमणीयता कब रहेगी, उत्क्रमणीयता जब भी रहती है जब क्या हो, हमारे पास कोई भी सिस्टम हो उसमें क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हो। क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तब क्या हो सकता है, उत्क्रमणीय हो सकता है, उत्क्रमणीयता हो सकती है। तो देखो जब क्या करे थे, हमारे पास जो दाब था PA था, जो अपना प्रवेश का दाब था, उसमें जब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब आप लोग क्या करोगे, प्रवेश के दाब में चेंजमेंट करोगे ना, तभी आपके द्वारा तंत्र में जो क्या होता है, प्रसार और जो अपना क्या है, संपीड़न का कार्य होता है। जो अपना तंत्र का दाब होता है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है प्रसार और संपीड़न पर, केवल और केवल प्रभाव पड़ता है किसका, प्रवेश के दाब का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्रसार होता है इसका मतलब कि प्रवेश का दाब कम हो गया है, और जब संपीड़न होता है तो क्या हो गया, प्रवेश का दाब ज्यादा हो गया। अपने माइंड में ये बात रख लीजिएगा। तो क्या हो रहा है, जब प्रसार कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, प्रसार की स्थिति में क्या हो रहा है, प्रसार की स्थिति में ये हो रहा है कि हमारा क्या है,
जो ये दाब है अपना वो क्या हो गया, कम हो गया। मान लेते हैं डीपी कम हो गया, तो मैं क्या करता हूं, ये पहले तो बराबर थे और इसमें क्या हो गया, ये दाब क्या हो गया, जैसे ज्यादा हो गया, सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे अपना दाब में परिवर्तन डीपी हो गया, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा हो गया इतना, ठीक है, डीपी हल्का सा परिवर्तन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से ये डीपी वापस घटा दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो चलो ठीक है, डीपी मैंने इसमें से घटा दिया तो दोनों बराबर हो गए दाब। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब ये क्या हो, उत्क्रमणीयता हो, ठीक है। यही कंडीशन क्या होती है, उत्क्रमणीयता की होती है। यह स्थिति उत्क्रमणीयता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, उत्क्रमणीयता को दर्शाती है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में सभी को, ठीक है चलो। और इसी स्थिति में जो हमारे पास प्रसार जो कार्य आ रहा था वो व्युत्पन्न हुआ था, वो इसी स्थिति में हुआ था, मतलब कि उत्क्रमणीय स्थिति में हमारे पास हो रहा था। और उसमें जो कार्य था वो कितना हो रहा था, कितना कार्य हो रहा था, वो W बराबर हो रहा था हमारे पास कितना, W बराबर होता माइनस P डेल V, ठीक है। और जो आयतन परिवर्तन हो रहा था प्रसार में वो कितना हो रहा था, V1 से V2 तक हो रहा था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो जब हम क्या करेंगे, उत्क्रमणीयता की स्थिति में जब हम करेंगे तो वो कार्य क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा W मैक्स बोल सकते हो इसको, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, इसको W रिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कार्य क्या हो जाएगा, W मैक्स भी हो जाएगा और W रिवर्स, W मैक्स मतलब W मैक्सिमम अधिकतम कार्य कितना होगा, तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, W मैक्स भी बोल सकता हूँ, या फिर आप इसको W रिवर्स भी बोल सकते हो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल V1 V2 और P डेल P। इसमें जो अपना क्या है, जो आयतन है वो कहां तक, V1 से V2 तक क्या हो रहा है, हमारे पास परिवर्तन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं एक आदर्श स्थिति की बात करते हैं। देखो जैसे मेरे पास क्या है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, कोई आदर्श गैस है, उसके n मोल हमारे पास सिलेंडर में भरे हुए हैं, कितने n मोल उसके सिलेंडर में भरे हैं, और उनके लिए जो आदर्श गैस समीकरण है वो क्या है, PV बराबर nRT होता है, सबको पता है। माना एक आदर्श गैस के लिए, गैस के n मोल एक सिलेंडर में भरे हैं, किसमें भरे हैं, सिलेंडर में भरे हैं, ठीक है। उनके लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। सबको समझ में आ रही है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V हो जाएगा ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहां से सबको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब यहां से क्या है, जो P की वैल्यू निकल कर आ गई, अब इस P की वैल्यू को उठाकर इस समीकरण में रख देते हैं, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, W मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा ना, हो जाएगा W मैक्सिमम प्राप्त। तो देखिए क्या होता है, ये होता है, यहां से हम लोग करते हैं W मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहां से जो अपना क्या था, माइनस में था, ये होगा P की जगह रखना, में इस P की जगह ये मान रखना, ठीक है, nRT अपॉन क्या हो जाएगा, V एंड एक हमारे पास क्या है, डेल्टा V, जो परिवर्तन है वो V1 से V2 तक हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला जो प्रसार का जो कार्य होता है, जब भी देखो क्या होता है, जब दाब में परिवर्तन करते हैं, दाब में परिवर्तन के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं ना, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो ताप होता है उसको स्थिर रखते हैं। तो ये वाले जो प्रसार और जो अपना क्या है, संपीड़न की स्थिति में क्या होता है, जो अपना ताप होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। यहां ताप स्थिर है, क्या है, ताप स्थिर होता है। इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर है वो भी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इनका समाकलन देखते हैं, इनका समाकलन n है, अणु मोल की संख्या है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट राशि हमारे पास। जो r है वो भी क्या है, गैस नियतांक, वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर है वो भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो प्रक्रम है वो क्या हमारे पास समतापी है, ठीक है। ये बात हो जाती है। अब क्या हो गया, V1 से V2 तक हो गया, और हमारे पास बचता क्या है, डेल V अपॉन V हमारे पास निकल कर सामने आता है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, W मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस n RT, ये कितना हो जाएगा, ln डेल्टा V अपॉन ln V2 अपॉन V1 कर दीजिए इसको, ठीक है। डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, हमारे पास इसको नेचुरल लॉग में चेंज करते हैं, तो W मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, W मैक्स बराबर हो जाएगा, नेचुरल लॉग में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करके 2.303 से कर देते हैं,
ठीक है, ये nRT हो गया अपना, इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया log में, और ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 हो गया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो, और यही हमारे पास क्या है, W मैक्सिमम होता कब, जब प्रसार की क्रिया होती है। तो प्रसार में हो क्या रहा था, प्रसार में ये हो रहा था, हम लोगों ने बताया था, जो प्रसार कार्य हो रहा था उसमें क्या था, जो V2 था वो ज्यादा था किससे, V1 से ज्यादा था ना, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, V2 का मान ज्यादा होता है किससे, V1 से होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो कार्य किया गया है वो अधिकतम है। अब हम बात करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, दाब के पदों में ज्ञात कर लेते हैं इसको। किसके पदों में, दाब के पदों में। तो देखिए दाब के पदों में इसको कैसे बदलते हैं। आदर्श गैस के लिए क्या होता है, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए क्या होता है, P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है। हो गया, सबको समझ में आ गया। इसको कर दीजिए P1 अपॉन P2, इस P2 को नीचे ले आइए, यहां से क्या है V2 शेष बचा हुआ है, V1 को इसके नीचे ले जाइए। ठीक है, ये वाली हो गई कंडीशन। अब हम क्या कर सकते हैं, V2 बटे V1 की जगह ये लिख सकते हैं ना, P1 बटे P2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो W मैक्स क्या हो जाएगा, W मैक्स 4 क्या लिख सकते हैं, 2.303, ये क्या हो जाएगा अपने पास nRT। ठीक है, और log क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा P1 बटे P2। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, अधिकतम कार्य का ही रूप है। ये बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन हो, जो संपीड़न की कंडीशन है उसमें कार्य कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि संपीड़न की स्थिति में हमारे पास कार्य जो होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। देखो वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां तो क्या हो रहा था, प्रसार की स्थिति में क्या हो रहा था, जो V2 था वो ज्यादा हो रहा था किससे, V1 से। अब देखो संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न में ये होता है कि पहले का जो आयतन होता है वो तो ज्यादा होता है, और जो बाद का जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या है, कम होता है ना। तो ये कौन सी स्थिति होती है, संपीड़न। तो जब संपीड़न होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो पहले का आयतन है वो अधिक होता है, जो बाद का आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसी स्थिति में W मैक्स जो W मिनिमम होगा, इस स्थिति में क्या होता है, W मिनिमम होता है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना सेम 2.303, ये क्या हो जाएगा nRT। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log V2 अपॉन V1, जब क्या हो रहा हो, संपीड़न हो रहा हो। क्या हो रहा हो, संपीड़न हो रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब तंत्र में प्रसार होता है, प्रसार होता है तो कार्य अधिकतम, अधिकतम, तथा जब संपीड़न होता है, संपीड़न होता है तो कार्य क्या होता है, निम्नतम होता है। कार्य क्या होता है, निम्नतम होता है। देखो कैसे होता है आपको समझाता हूं। देखो ये क्या है, प्रसार है, ये क्या है, संपीड़न है। ठीक है, दोनों स्थिति है। एक आपको एकदम से बारीकी से देखना। देखो इनमें देखो यहां तक ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों में यहां तक लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, लिख लिया ना, यहां तक का ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, दोनों का एकदम से क्या है, बराबर है ना। दोनों का यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, दोनों का, इन दोनों का तो मान बराबर होगा, लेकिन अब डिपेंड करता है किन पे, V2 और V1 पे डिपेंड करता है। देखो प्रसार जब हो रहा था तब क्या हो रहा था, जो V2 था वो ज्यादा था किससे, V1 से। ठीक है, और जो संपीड़न होता है उसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था जो V1 है वो ज्यादा है V2 से। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा में कम का भाग देते हैं, ज्यादा में कम का भाग देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये 6 है और ये 3 है, अगर इन भाग इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आता है, 2 आता है। मतलब कि मैक्सिमम आएगा हमारे पास। क्या है, मैक्सिमम आ रहा है। ज्यादा में कम का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या है, अधिकतम हो रहा है ना कार्य। और इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो देखो कम में ये कम है हमारे पास, और ये क्या है, ज्यादा है। जब कम में हम ज्यादा का भाग देंगे तो हमारे पास कम ही तो आएगा, आएगा ना कम। तो ये तो क्या हो जाएगा, अधिकतम। ऐसी स्थिति में तो अधिकतम होगा और ऐसी स्थिति में निम्नतम होगा। तो ये बात होती है कार्य के बारे में और उसकी उत्कीर्णता के बारे में, कि अधिकतम कार्य कब होता है और निम्नतम कार्य कब होता है, उनके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रूपांतरण क्या होता है। देखो रूपांतरण क्या होता है,
माना कि जब हम लोग एक तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में जिन माध्यमिक अवस्थाओं से उनको लेके जाते हैं, पुनः उन्हें उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा वापस उसी स्थिति में लाके मूल अवस्था में ले आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रूपांतरण कहा जाता है। देखो रूपांतरण क्या होता है, जिससे मेरे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, ए कोई तंत्र है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई तंत्र है जिसकी मूल स्थिति क्या है, इसकी ए है, ठीक है, ये इसकी क्या है, मूल स्थिति या फिर अवस्था बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अवस्था हो रही है। अब ये क्या करता है, ये दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, जैसे ये किस में चला गया, पहले बी में चला गया, सी में चला गया, डी में चला गया, ठीक है। अब पुनः क्या करते हैं, ये क्या होगा, इनकी माध्यमिक अवस्थाएं होगी, तो क्या है, फिर से इन्हें क्या करते हैं, वापस हम लोग इसको लेके आते हैं इसकी स्थिति में, किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, सी के द्वारा, बी के द्वारा वापस इसकी पुनः स्थिति में ले आते हैं। तो ऐसा जो पूरा जो प्रक्रम होता है, इसको क्या कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी परिभाषा हुई कि जब किसी तंत्र को एक अवस्था से जिन माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित किया जाता है तथा पुनः उसे उन्हीं माध्यमिक अवस्थाओं के द्वारा उनकी मूल स्थिति में वापस ले आया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। और इसके साथ में जैसे ये क्या करता है, अपनी मूल अवस्था में आता है, उसी के साथ में जो प्रवेश है वो भी इसके साथ में अपनी साम्य अवस्था में आ जाता है। क्योंकि जब देखो इसमें चेंजमेंट होगा तो कुछ ना कुछ उसके, जब देखो उसकी अवस्था में बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ उसके प्रवेश है उसमें बदलाव होगा, तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपना रूपांतरण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, तो उत्क्रमणीय है, एक अनुत्क्रमणीय है। अब देखिए उत्क्रमणीय रूपांतरण कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कौन सा होता है। उत्क्रमणीय रूपांतरण वो रूपांतरण होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी जो अपना तंत्र है उसको अपनी मूल अवस्था से माध्यमिक अवस्थाओं से ले जाते हुए पुनः उसको अपनी मूल अवस्था में ले आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अपना चक्कर कंप्लीट कर दे, जहां से चलता है जाके वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, तो वो तो क्या हो जाता है, अपना उत्क्रमणीय हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो रूपांतरण क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय रूपांतरण कहलाता है। और जो अपना क्या है कि ऐसा रूपांतरण जिसमें क्या हो, तंत्र जो है वो अपना क्या है, मूल स्थिति से चलकर पुनः अपनी माध्यमिक अवस्था से गुजरता हुआ चला जाता है अंतिम अवस्था तक, लेकिन पुनः क्या है, वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, उसको क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय रूपांतरण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो उत्क्रमणीय और जो अनुत्क्रमणीय रूपांतरण है उनमें कार्य कितना होता है, उनके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, कार्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अपना जो टॉपिक है वो है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में जो कार्य होता है, इनमें क्या है, रूपांतरण में कार्य, इनके आगे लिख दिए रूपांतरण में कार्य, ठीक है। क्या हो गया, रूपांतरण में कार्य। जैसा हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे गैस के बारे में, ये ठीक है, ये गैस लगी हुई थी, ठीक है, हमारे पास इसमें गैस भरी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले बाहर प्रवेश का दाब कम कर दिया तो गैस का जो आयतन था वो बढ़ गया, ठीक है। फिर वापस में जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको पुनः दाब लगाया, वापस वो अपनी अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे गया वैसे अपनी पुनः अवस्था में आ गया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, एक उत्क्रमणीय क्या किया, इन्होंने रूपांतरण किया। क्या किया, उत्क्रमणीय रूपांतरण किया गया। तो इसमें टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य ये हुआ, जो अपना देखो दोनों को हम लोग एकदम से डिफरेंस के रूप में पढ़ते हैं, एक साइड में लिख देते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय रूपांतरण हो गया, ठीक है। दोनों में कार्य करना करेंगे, एकदम से देखो बिल्कुल आपको एकदम सटीक समझ में आएगा। एक साइड हो गया अपना अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रूपांतरण। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, जहां से ये चल रहा था, जैसे यहां से ये चल रहा था और वापस पुनः अपनी अवस्था में आ रहा था। इसका मतलब क्या है, जो कार्य होगा वो कितना होगा, जो कार्य था वो कार्य किसके बराबर होगा, वो कार्य किसके बराबर होगा, प्रसार होगा पहले उसके बराबर, और जो अपना क्या होगा, वापस इसमें संपीड़न होगा, उन दोनों कार्य के बराबर हो जाएगा ना। तो कार्य कितना होगा, जो W होगा, जो W होता है वो कितना होगा, एक तो हो जाएगा अपना एक्सपेंशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, प्रसार के बराबर, और प्लस में जो क्या अपना संपीड़न, पहले जाएगा फिर वापस अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, W कंप्रेशन। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में पूरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसके बारे में, इस अनुत्क्रमण के बारे में। देखो इसमें क्या होगा, ये अपनी मूल अवस्था से जाएगा, प्रसार करेगा, लेकिन पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो ये क्या कहलाता अपना, ये कहलाता अपना अनुत्क्रमणीय रूपांतरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो W कार्य होगा, जो W होगा, जो कार्य कंप्लीट जो कार्य होगा, कुल कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी इतने बराबर होगा W एक्सपेंशन के, ठीक है, और साथ में किसके, W जो अपना क्या होगा, कंप्रेशन, इन दोनों के बराबर ही होगा।
ठीक है, इस स्थिति में भी होगा, इस स्थिति में भी होगा। पहले बात करते हैं उत्क्रमणीय के बारे में। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्सपेंशन का कार्य कितना होता है, देखिए कितना होता है, माइनस एक्सपेंशन का बताइए कितना होता है, वो होता है अपना P dV V1 से V2 तक, इतना होता है, सबको पता है, ठीक है, ये बात होती है। एक्सपेंशन में आपको पता है कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन जो अपना क्या होता है कंप्रेशन होता है, उसमें क्या होता है कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि तंत्र पर कार्य किया जाता है, और जब तंत्र पर कार्य किया जाता है वो तो क्या होता है धनात्मक होता है। तो वो कितना हो जाएगा, W क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, और क्या होता है वो P V1 से V2 तक होगा उसमें भी, और क्या हो जाएगा ये dV हो जाता है। ठीक है, आगे इन दोनों को आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ, W कुल कितना हुआ, कुल कितना होगा, ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्रमणीय जो रूपांतरण होता है उसमें कुल कार्य कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि भाई जहां से स्टार्ट हुआ वहीं भी वापस आ गया, तो कार्य कहां हुआ, बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आपको पता है जो कार्य कार्य में हम लोग क्या करें, संपूर्ण कार्य देख रहे हैं, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था जो अंतिम अवस्था था उसके बीच में, पहले ऊपर गया वापस नीचे आ गया, क्या हुआ, कार्य जिस स्थिति से गया था उसी स्थिति पे आ गया। इसका मतलब क्या है, हमें तो यही पता लगा ना कि ये जहां पर था वहीं पे था, तो कार्य तो बिल्कुल क्या हुआ, शून्य के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है, जो अपना उत्क्रमणीय रूपांतरण है उसका जो साइकिल जो प्रक्रम में जो कार्य होता है वो कितना कितना होता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्रमणीय रूपांतरण में कार्य कितना होता है, कार्य शून्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। यह बात सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय रूपांतरण के बारे में। अब देखिए उत्क्रमणीय रूपांतरण में क्या होगा, देखो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे ठीक है हमारे पास ये था, वही गैस थी अपनी, ठीक है, इसका जो दाब था वो तो था हमारे पास P था, ठीक है, इस स्थिति में, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, V1 था, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें क्या है प्रवेश का दाब लगाते हैं इसमें, ठीक है, पहले प्रवेश का दाब जैसे मान लेते हैं PA बराबर P1 है, ठीक है, PA बराबर क्या है अपना P1 है, ठीक है। ये बात तो होती है कब, जब वो साम्य स्थिति में रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, पहले इसको दबाते हैं, पहले इसको दबाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका जो दाब था कंप्रेशन में क्या होगा, जो कंप्रेशन होगा उसमें जो संपीड़न होगा, संपीड़न में क्या होगा, संपीड़न में क्या होगा, उसका जो दाब है वो तो क्या है, प्रवेश का दाब तो क्या है P1 है, ठीक है, और जो अपना क्या है उसका वॉल्यूम क्या है, वो है V1 है, ठीक है, ये स्थिति हो गई। और जो अपना क्या होगा, वापस दे जैसे पहले दबेगा फिर उसके बाद वापस उठेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो दाब है वो तो हो जाएगा अपना P2, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा V2, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा, जब क्या होता है इसमें एक्सपेंशन होता है, दबने के बाद में वापस उठेगा ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा इसका एक्सपेंशन। देखो पहले दबता है फिर उठता है, ये दबेगा तो अपना क्या हो गया, ये तो कंप्रेशन हो गया, दबना तो कंप्रेशन हो गया, वापस उठेगा तो क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो अपना एक्सपेंशन होगा उसमें कार्य कितना होगा, उसमें कार्य देख लीजिए माइनस ये क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन में कार्य ये हो रहा है ना, इसकी स्थिति ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा P2, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा V, और कहां से हो रहा है V1 से V2 तक हो रहा है, ये किस में हो रहा है W एक्सपेंशन में, ठीक है। ये वाली कंडीशन, इसको आगे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं माइनस P2, ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। ये तो बात हो गई किसमें, एक्सपेंशन में। अब हम बात करते हैं, इसी को मिटा सकता हूं इसको, चलो ठीक है मिटा देता हूं इसको। एक्सपेंशन में बात करते हैं कंप्रेशन में, W कंप्रेशन में, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा ना अनुत्क्रमण में, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में ये हो रहा है कि जो अपना कंप्रेशन में क्या होता है, कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो ये चलिए धनात्मक हो गया, और ये क्या हो गया अपना P1 हो गया, दाब क्या है P1 है, ठीक है, और जो अपना क्या है डेल्टा V है, यहां तक V1 से V2 तक अपना आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आगे क्या हुआ, इसको बोलो तो मैं P1 V2 माइनस V1, ठीक है, हो गया। और ये किसके बराबर है, W कंप्रेशन के बारे में। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा ना अपना, तो W कुल कितना हो जाएगा अपना, W टोटल कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाता है माइनस P2 V2 माइनस V1, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा P1 V2 माइनस
V1। इतनी बात सबको समझ में आ गई। और इसमें से कर लीजिए आप लोग, तो P कुल W कुल कितना हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, V2 V1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये देखो प्लस का ये माइनस का, तो इसको कर दिया हमने P1 माइनस P2 और साथ में V2 माइनस V1। ये बात भी हो सकती है, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो W कुल बराबर क्या हो जाएगा अपना, W कुल बराबर होता है कौन सा, P2 माइनस P1, ठीक है, इन दोनों को उल्टा कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। ये बात होती है किसमें, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो रूपांतरण होते हैं उनमें कार्य के बारे में। इतना कार्य जो उत्क्रमणीय होगा उसमें शून्य कार्य होगा, और जो अनुत्क्रमणीय होगा उसमें कार्य कितना होता है, इतना होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, जो अपना अगला टॉपिक है वो है उष्मा की धारणा, जिसमें बात करेंगे हम कि उष्मा है वो किस तरीके से अपना जो उष्मागतिकी में उसका रोल रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपना टॉपिक डाल लीजिए उष्मा की धारणा। देखिए जो उष्मा है वो एक प्रकार से क्या है, ऊर्जा से संबंधित है। क्या है, ऊर्जा से संबंधित है। जब क्या होता है, जब अपना तंत्र है वो अवस्था परिवर्तन करता है, जब क्या करता है, तंत्र अवस्था परिवर्तन करता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और जो ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसी को हम क्या कर सकते हैं, उष्मा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उष्मा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारा तंत्र है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उसका ताप भी परिवर्तन होगा। तो ताप परिवर्तन होगा तो ताप में क्या होगा, ताप को एकदम से साम्य अवस्था में लाने के लिए क्या होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होगा, प्रवाह होगा ताप का, तो उष्मा का प्रवाह होगा, तो उसको हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपनी उष्मा है वो एक क्या है, पथफलन राशि है। जो उष्मा है वो क्या है, एक पथफलन राशि है। उष्मा पथफलन राशि है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये केवल और केवल जो अपना तंत्र है जब अवस्था परिवर्तन होती है, तो जो तंत्र है जिस मार्ग से अपनी अवस्था परिवर्तन करता है उस पर निर्भर करता है। इसलिए ये क्या है कि पथफलन है। और इसको हम आसानी से किसके द्वारा देख सकते हैं, ताप के अंतर के द्वारा, इसे तापांतर के द्वारा आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। तापांतर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। अगले इसके बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हमारे पास, इसको क्यों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे क्यों से दर्शाया जाता है, किसे दर्शाया जाता है, क्यों से दर्शाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, देखो या तो फिर उष्मा क्या होगा, देखो या तो फिर उष्मा तंत्र है जो अपने परिवेश से लेगा, या फिर क्या करेगा, तंत्र है जो परिवेश को उष्मा दे सकता है। क्या हो सकता, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो फिर तंत्र का ताप है वो कम हो जाए, या फिर तंत्र का ताप ज्यादा हो जाए। जैसे हमारे पास तंत्र है और ये अपना परिवेश है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या है, तंत्र का जो ताप है वो ज्यादा होता है, और वो किसको देता है, वो परिवेश को देता है। तो ऐसी स्थिति में जो Q का मान होता है, जो उष्मा का मान होता है, वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जब तंत्र से उष्मा परिवेश में जाती है, परिवेश में जाती है, तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करें कि जब हमारे पास क्या हो, परिवेश से जो उष्मा है वो तंत्र की ओर आती है, तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ऐसी स्थिति में तो माइनस क्यू था। ठीक है, अब क्या करता है, परिवेश से उष्मा तंत्र की ओर प्रवाहित होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो Q का मान होता है वो धनात्मक होता है। कितना होता है, धनात्मक होता है। अब हम बात करते हैं, जो उष्मा है वो क्या है, ऊर्जा का रूप आपको मैंने बताया था। अब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो बाह्य ऊर्जा होती है और एक आंतरिक ऊर्जा होती है। कितनी होती है, एक तो बाह्य ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा क्या है, उष्मा का ही एक रूप है हमारे पास। क्या है, ऊर्जा उष्मा का ही रूप है। तो देखिए एक तो हमारे पास होती है बाह्य ऊर्जा, और एक हमारे पास होती है आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बाह्य ऊर्जा होती है वो है जो अपना तंत्र है उसकी कुल ऊर्जा का योग होता है। उसकी कुल जो गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उनका योग होता है। इसका मतलब जो बाह्य ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, वो गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उनका योग होती है। इन दोनों का योग होती है कौन सी? अपनी जो बाह्य ऊर्जा है वो। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी गति के कारण होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी बल के प्रभाव में रहने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये दोनों का योग क्या होता है? उसकी बाह्य ऊर्जा होती है। लेकिन उष्मागतिकी में इसका कोई कार्य नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसका अध्ययन नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा के बारे में। जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? किसी तंत्र की अगर हम लोग आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करें तो उसकी आंतरिक ऊर्जा को इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ई के द्वारा दर्शाया जाता है या फिर यू के द्वारा दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात करते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? जो अपना जो भी जिसके बारे में, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें या फिर किसी एक अणु के बारे में बात करते हैं, तो अणु में क्या होगा? उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन में घूर्णन भी होगा, स्थानांतरण भी होगा, उनमें कंपन भी होगा, उन सभी की गतियों का योग, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतियों का योग, जो नाभिक है उनकी, मतलब कि जो अपना क्या है, अणु है, उसके अंदर जितनी भी अंतःक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उन सभी का योग क्या होता है? किसी अणु के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा का योग होता है। इसका मतलब क्या है? जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? ई। जो अपना क्या होता है इसमें, जैसे स्थानांतरण होता है उसमें इसके बराबर हो जाएगा, प्लस में ऊर्जा जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कंपन के द्वारा होगी, उसके जैसे होगी। उसके बाद हम जैसे बात करें इसके में, जो स्थानांतरण हो गया, कंपन हो गया, और उसके बाद जैसे घूर्णन की हो गई ऊर्जा, घूर्णन। साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है उनकी, जो साथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है उनका, साथ में नाभिक की जो ऊर्जा होती है उनका, इन सभी का योग क्या होता है? किसी अणु की क्या होता है? वो आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। इन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी मतलब कि जो किसी अणु की आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करें तो उसकी वास्तविक जो उसकी परिणाम है, उसका वास्तविक परिणाम है आंतरिक ऊर्जा का, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ पे देखो कितने अधिक कारक हैं, उन सभी की क्या कर सकते हैं हम लोग? एक की कर ले, दो की कर ले, लेकिन पूरा एकदम से अच्छे तरीके से इनका जो एकदम से स्टडी करना है, इनका मान एकदम से एग्जिट निकालना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा का जो वास्तविक मान है उसको ना देकर हम क्या करते हैं? आंतरिक ऊर्जा के जो अंतर होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हमारा तंत्र ए था, इसकी अवस्था ए थी और ये अवस्था बी थी, तो हम क्या करते हैं? हम इसको पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पे इसकी एनर्जी आंतरिक ऊर्जा थी E थी और इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो EB है, तो हम क्या कर सकते हैं? केवल और केवल उष्मागतिकीय इनके अंतर के बराबर हम देख सकते हैं इसमें कितना अंतर हुआ है, उसको हम आसानी से जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आंतरिक ऊर्जा किनका योग होता है? जो अणु के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती है, घूर्णन, स्थानांतरण, इनकी गतियों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की, नाभिक, इन सभी का योग क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा होती है। दूसरी बात करते हैं, देखो ये वाली जो है ये अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? अवस्था परिवर्तन के कारण, अवस्था परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसको देखा जाता है। दूसरी बात यह है, जो तंत्र है उसका जो प्रवेश है उसका तंत्र पर क्या प्रभाव रहता है, उसके आधार पर इसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरी बात ये करें, जो हमारे पास जो उसके जो प्राकृतिक जो कारक जैसे अणु के जो ताप, दाब, ये सब है, उनके आधार पर इसको व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। इसमें कितना चेंजमेंट हो रहा है उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ये जो है ये अवस्था फलन है। क्या है? अवस्था फलन है। ये तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है कि एक अवस्था में क्या थी, दूसरी अवस्था में क्या थी, इनके बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी बात ये करें, हम लोग इसके जो वास्तविक जो परिणाम है उनको मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसके वास्तविक परिणाम ज्ञात नहीं कर सकते, इनके वास्तविक परिणाम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन दो अवस्थाओं की आंतरिक ऊर्जा का अंतर, हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो डेल्टा ई है वो क्या? EA माइनस EB का हम लोग अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो इनका चक्रीय जो प्रक्रम होता है, एक संपूर्ण चक्र के अंदर जो इसका आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। सक्रिय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा 0 होती है।
आंतरिक ऊर्जा जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। इसका मतलब क्या है? बात करें एक चक्कर के बारे में, जो अपना क्या है डेल्टा ई है वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये बात होती है किसके बारे में? उष्मा की धारणा के